आज की क्लास में हम कल जो हम जहाँ हमने छोड़ा था उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल आपको याद होगा कि फ्रेशनर बाइप्रिज्म को हमने डिस्कस किया था, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल, वर्किंग और ये कैसे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है और हम कैसे इंटरफेरेंस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फ्रिंजेस बन रही हैं, उनके फ्रिंज विड्थ को कैसे हम मेजर करते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था कि जो फ्रेशनर बाइप्रिज्म की हेल्प से जो आपका लाइट सोर्स है, अगर वो मोनोक्रोमेटिक है तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का वेवलेंथ कैसे निकाला जा सकता है। और आपको याद होगा कि उस फॉर्मूले में 3 टर्म्स आए थे वेवलेंथ जिन पर डिपेंड करता था। एक तो टर्म था फ्रिंज विड्थ, उसको मेजर करने का तरीका बता चुका हूँ, और दूसरा टर्म था डी जो कि सेपरेशन बिटवीन द सोर्स स्लिट और स्क्रीन है। वो तो बहुत ही सिंपल, वो बताया जा चुका है। और आज डिस्कस कर रहे हैं सेपरेशन बिटवीन 2 वर्चुअल सोर्सेस। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये थोड़ा सा प्रायर नॉलेज की भी जरूरत है और कुछ नई बातें भी यहाँ पर हैं। सो आई होप कि आप पे आप फोकस करेंगे। सेपरेशन निकालने के लिए, 2 वर्चुअल सोर्सेज के बीच में सेपरेशन निकालने के लिए देयर आर 2 मेथड्स, और ये दोनों मेथड जो है लैब में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और थ्योरेटिकली भी इसका अपना महत्व है। पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में, जो कि आपका पढ़ा हुआ है। आपको याद होगा कि 11th में एक मेथड बताया जाता है लेंस के बारे में कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन फिक्स हो, यू और वी नहीं कह रहा हूं मैं, है ना, कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और आप चाहते हैं कि बस इमेज यहीं पर बने, ठीक है। लेंस की ऐसी 2 पोजीशंस हो सकती है, यानी कि लेंस को 2 अलग अलग जगहों पर रखकर उसी जगह पर आप इमेज बना सकते हैं। जहां पर कि आपने लेंस को, मान लीजिए कि आपने पहले L1 प्लेस पे रखा, तो आपको इमेज अगर मान लीजिए जगह पे मिल रही है तो आप L2 पे रखेंगे तो भी आपको इमेज उसी जगह पर मिल सकती है, ठीक है। तो आप एक मिनट के लिए कंसीडर करिए कि यहाँ पे बाइप्रिज्म वगैरह जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक सोर्स का प्लेन है, सोर्स प्लेन लेफ्ट साइड में है, तो इसमें इसको आप S को सोर्स मानिए, भी S1 S2 पे ध्यान न दीजिए। आप सोचिए कि S एक सोर्स है और उसका अपना एक फाइनाइट साइज है, और एक ये यहाँ पर ये सोर्स का जो प्लेन है उसको हम ऑब्जेक्ट प्लेन के तौर पे समझें, और एक तरफ ये एक्स वाई ये एक स्क्रीन का प्लेन है और इसको हम इमेज प्लेन भी कह सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको इमेज बनानी है, इस जगह पे इमेज बननी चाहिए। अगर आपने L1 पे लेंस को रखा हुआ है, L1 एक पोजीशन, ये लाइन आप देख रहे हैं ब्लू वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रा है, तो अगर आप L1 पर लेंस को पहली बार, लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस को अगर रखा हुआ है और S सोर्स है, तो इसकी इमेज अगर वो स्क्रीन पर बना रहा है, XY स्क्रीन पे बना रहा है, तो एक और पोजीशन होगी जिसको कहते हैं L2, और L2 पे भी अगर आप लेंस को रखते हैं तो भी इसी सोर्स की इमेज यहाँ स्क्रीन पर बनेगी, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड कहलाता है। लेंस के बारे में ये क्वालिटी होती है कि लेंस की 2 ऐसी पोजीशंस होती हैं, अगर एक पोजीशन पे रखने पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो दूसरी पोजीशन पे भी रखने पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो क्या दोनों बार बनने वाली इमेज में कोई डिफरेंस नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे मान लीजिए कि 2 जो पोजीशन ऑफ लेंस है, इसमें एक को हम कहते हैं लेफ्ट, एक को कहते हैं राइट, आप जैसे देख रहे हैं। तो अगर आप लेफ्ट वाली पोजीशन पे लेंस को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज तो वही रहेगा, ऑब्जेक्ट का साइज तो चेंज नहीं होने वाला। पर अगर आप लेफ्ट वाले साइड पर, अगर आप लोकेशन पर अगर आप लेंस को रखते हैं, तो जो इमेज का साइज होगा, इमेज की डिस्टेंस नहीं, इमेज का जो साइज होगा वो बड़ा होगा। और अगर आप राइट वाले लोकेशन पे अगर आप लेंस को रखते हैं, जैसे L2 पे रखा जाता है, तो इमेज का साइज छोटा होगा। तो ऑल्दो बनेगा तो वही, लेकिन साइज पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने एक बाइप्रिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये बाइप्रिज्म आ गया हमने। तो अगर बाइप्रिज्म को अगर इंट्रोड्यूस कर रहे, देखिए डॉटेड लाइन से बाइप्रिज्म को अगर बनाया, अगर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये आप जानते हो क्या करता है, एक रियल सोर्स को 2 वर्चुअल सोर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो उसने 2 वर्चुअल सोर्स बना दिए, S1 और S2। अब ये 2 वर्चुअल सोर्स, लेंस को तो ये 2 वर्चुअल सोर्स ही नजर आएंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में बाइप्रिज्म में। तो इन 2 वर्चुअल सोर्सेस की इमेज, ये यहाँ पे इधर भी देखिए रेड डॉट के तौर पे दिखाया गया हुआ है स्क्रीन पर, ये ऊपर और एक ये नीचे बना दिखा हुआ है।
और ये आप समझ रहे हैं कि लेंस से जो सबटेंड कर रहे हैं कि एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना हुआ है। और इन दोनों के बीच का अगर मान लीजिए कि वर्चुअल सोर्सेस के बीच की दूरी अगर a है, S1 और S2 के बीच की दूरी अगर मान लीजिए कि a है, तो इनके इमेजेस, एक ये ऊपर वाला डॉट S1, ये S2 का ऊपर कौन किसका डॉट होगा, S2 का डॉट होगा, और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है ना, इन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे वाला जो रेड डॉट है वो किसका होगा, वो S1 को करस्पॉन्ड करेगा। तो ये S1 और S2 इमेज के बीच का जो सेपरेशन होगा वो A1 होगा, और ये A1 A से ज्यादा होगा। ठीक, अब मान लीजिए कि लेंस को दूसरी लोकेशन पे रखा, इसको हम L2 लोकेशन कह रहे हैं। L2 लोकेशन पे रखेंगे तो अब देखिए ग्रीन वाली लाइंस को देखिए, आपकी जो S2 है वो स्क्रीन पर यहाँ बनेगा, इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, और S1 इसके नीचे यहाँ पर बनेगा जहाँ पर कि मेरा कर्सर है। इस बार S2 और S1 के बीच का सेपरेशन, जिसको हम अब A2 कहेंगे, A2 विल बी लेस देन A। तो पहली पोजीशन पर A जो है A1 से छोटा होगा, और दूसरी पोजीशन पर A जो है वो A2 से बड़ा होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। लेकिन जब आप पहली लोकेशन पर लेंस को रखते हैं, ठीक है, सब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, तब हम कहेंगे D1, जिसको हम U कहते थे ना, U, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, U, और इमेज का बनती थी V। तो यहाँ पर U इक्वल टू क्या हो गया, D1, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2, स्क्रीन से लेंस की दूरी D2। तो पहली पोजीशन के लिए अगर U इक्वल टू D1 है और V इक्वल टू D2 है, तो यही डिस्प्लेसमेंट मेथड की सबसे बड़ी खूबी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। सो दूसरी पोजीशन के लिए आपस में ये इंटरचेंज हो जाएंगे। अब की जो U है वो D2 के बराबर हो जाएगा, और जो V है वो D1 के बराबर हो जाएगा। इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड की खास बात बताई जाती है कि इफ फॉर द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लेंस U इक्वल टू D1 and V इक्वल टू D2, then for the second position of the lens U will be D2 and V will be D1, यानी इंटरचेंज हो गया, पहले जो U था अब की V हो गया, जो V था वो U हो गया सेकंड पोजीशन के लिए। और सोर्स से लेकर स्क्रीन के बीच की दूरी आप जानते ही हैं वो कितनी है, वो D है। तो D इक्वल टू D1 प्लस D2, दोनों बार वही बात लागू होगी कि D2 प्लस D1 कहिए या D1 प्लस D2 कहिए, वो एक ही बात, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको ये फिगर को, ये आपको अच्छे समझ आया होगा। ये फिगर नंबर 3 है, इसको आपको ड्रॉ करना चाहिए क्योंकि आपके नोट्स इसी से मैच करेंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं। फिगर मैंने दिखाई, तो जरा सा जो बने ऊपर बात की थी, जरा उसको फिर से यहाँ पे देखिए रिपीट कर लेते हैं। एट द पोजीशन L1 U इक्वल टू D1 एंड V इक्वल टू D2, अभी आपको दिखाया गया, तो ये तो मैं फिर से पीछे दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको याद आ जाए। देख लीजिए, U इक्वल टू D1 एंड V इक्वल टू D2, ठीक है, कब, जब लेंस L1 पर है। चलिए वापस आते हैं। U इक्वल टू D1, V इक्वल टू D2 एंड D इक्वल टू D1 प्लस D2, दोनों का सम, ठीक है। सो आपको एक मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आपको शायद याद हो, M इक्वल टू V बाई U इज इक्वल टू I बाई O। आपने पढ़ा होगा, ये 9th में पढ़ा जाता है मैग्निफिकेशन पावर का। M इक्वल टू, मैं रिपीट कर रहा हूँ, M इज इक्वल टू V बाई U इक्वल टू I बाई O। V और U तो आप जानते ही, मैंने बता ही दिया, इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस रिस्पेक्टिवली, और I क्या है, इमेज का साइज, O क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज। तो जरा रख दीजिए, आपने क्या लिखा हुआ है, A1 क्या है यहाँ पर, I है ना, और A क्या है यहाँ पर, O है। I मीन्स इमेज का साइज, इमेज का साइज कितना है A1, और ऑब्जेक्ट का साइज कितना है A। तो I बाई O की जगह क्या लिखा, A1 बाई A, और इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है V बाई U। V क्या है, जस्ट हाँ, V जो है V D2 है, और U इक्वल टू D1 है, सही है, मेरे को भी एक बार कंफ्यूज हो गया, ठीक है। सो A1 बाई A इक्वल टू D2 बाई D1, ये आपने कैसे निकाला, आपने लिखा है I बाई O इज इक्वल टू V बाई U, इस फार्मूले से आपने इसको लिखा। अब इसी तरीके से एट द पोजीशन L2 U इक्वल टू D2, V इक्वल टू D1, और D तो अभी भी D1 प्लस D2 है। तो यहाँ पर अगर आप I बाई O इक्वल टू V बाई U लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A2 बाई A इक्वल टू D1 बाई D2, ठीक है। इन ऊपर वाली इक्वेशन को, नीचे वाली इक्वेशन को अगर आप इक्वेट कर दें तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर इक्वल टू A1 A2, दैट इज
a इक्वल टू रूट a1 a2। तो आपको अब करना क्या है, a निकालना है आपको। तो ये आप कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा आपने फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए एक छोटे से टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया था। तो आप पहले L1 लेंस, L1 की पोजीशन पे लेंस को रखेंगे और ये ऊपर वाला ये जो रेड डॉट है इसकी पोजीशन नोट करेंगे, नीचे वाले रेड डॉट की पोजीशन नोट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको A1 मिल जाएगा। लेंस को खसका कर L2 पे लाएंगे, फिर से देखिए आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो स्क्रीन पे फोकस्ड हो जाएंगे, है ना, यानी कि इमेज पे बनने लगेगी। आपके दो ये ग्रीन डॉट के तौर पे इसको दिखाया गया है। आप टेलीस्कोप को पहले ऊपर वाले डॉट फिर नीचे वाले डॉट की तरफ ले जाएंगे, दोनों की रीडिंग नोट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, A2 आ जाएगा। तो अगर आप A1 और A2 मेजर कर लें, सो ये जो फार्मूला अभी डिराइव किया गया है इसकी मदद से A प्राप्त किया जा सकता है। सो अगर आपको A पता लग गया, D पता लग गया और Y पता लग गया तो लैम्डा निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेशनर बायप्रिज्म में आप निकालते हैं वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, एक और चीज बताकर आपको एक मैं असाइनमेंट दूंगा, वो है इसी काम को करने का, यानी कि A निकालने का एक और मेथड है। फॉर ए प्रिज्म ऑफ वेरी स्मॉल रिफ्लेक्टिंग एंगल द डेविएशन डेल्टा प्रोड्यूस्ड इन ए रे इज गिवन बाय, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रिज्म के लिए दिया जाता है। ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की बात नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन। ये किस पे डिपेंड करता है, n-1 अल्फा। ठीक, अल्फा क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल है, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का बना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1.5, तो 1.5 - 1 दैट इज 0.5। ठीक है, इस तरीके से अगर ग्लास का ना बना हो, हॉलो प्रिज्म हो, उसके अंदर वाटर भर दें तो वाटर के अकॉर्डिंग वैल्यूज क्या पे 1.33 रखिए। ठीक है, अल्फा, अल्फा कितना होगा, दैट इज द हाफ डिग्री, यहाँ दिखाया गया, पहले ही बताया जा चुका है। और यहीं पर मैं एक सवाल टेकअप कर लेता हूँ, यूट्यूब पे किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा था कि सर अगर ये हाफ है और ये हाफ है तो ये 179 हो गया ऑब्वियसली, अगर इसको हम 178 कर दे तो क्या होगा, अगर 178 कर देंगे तो ये 1 डिग्री हो जाएगा और ये 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अभी भी बायप्रिज्म बनेगा, लेकिन ये जो बायप्रिज्म होगा ये उतना अच्छा नहीं होगा 178 वाला। क्यों, क्योंकि अब S1 और S2 के बीच की जो दूरी है A, ये दूरी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। चाहे आप एक बार रे डायग्राम ड्रॉ करके चेक करिएगा, एंगल बढ़ाने पर क्या A बढ़ जाता है, ये जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है अल्फा, इसको बढ़ाने पर क्या A बढ़ जाता है, A बढ़ जाएगा। A बढ़ जाएगा तो उसका मतलब फर्क क्या पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ घट जाएगी, और आप क्या चाहते हैं, वाइड फ्रिंजेस। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि अल्फा को कम से कम रखा जाए। ठीक है, और कोई अगर सवाल है तो आज आपको मैं पूछने का मौका दूंगा, क्योंकि कल ज्यादा सवाल जवाब हो नहीं पाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला तो खैर प्रिज्म के लिए बेसिक फार्मूला है कि सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू n-1 अल्फा। अल्फा आप समझ गए, n समझ गए। ठीक है, तो जरा सा ये वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो वर्चुअल सोर्सेस के बीच में सेपरेशन A होता है, देखिए S1 है, ये S2 है, और ये आपका बायप्रिज्म रखा हुआ है। और इन सोर्स से मान लीजिए कि बायप्रिज्म की दूरी 1 मिनट के लिए कहते हैं, इसको हम B कहते हैं। S1 से S2 की दूरी A और सोर्स से बायप्रिज्म की दूरी B। ये कैसे मेजर करेंगे B, मैंने बताया कि सारा का सारा अरेंजमेंट जो है हम एक ऑप्टिकल बेंच के ऊपर रखते हैं। तो आपको याद होगा कि ऑप्टिकल बेंच के ऊपर बहुत सारे उसके ऊपर स्टैंड्स लगे रहते हैं, है ना, इसको स्टैंड कहते तो नहीं, पर आपके समझने के लिए स्टैंड कह दिया, है ना, उसको कहते हैं अपराइट्स एक्चुअली। चलिए खैर स्टैंड ही कहते हैं। तो उस स्टैंड की भी एक मार्किंग बनी रहती है और वो मार्किंग स्केल के सामने होती है, तो स्केल पे हम रीडिंग पढ़ लेते हैं। तो सोर्स कहाँ पे रखा है उसकी रीडिंग पढ़ ली, बायप्रिज्म का रखा उसकी रीडिंग पढ़ ली, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, B आ गया हमको। तो B आ गया, A हम पहले ही जो है सॉरी A तो हम मेजर करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जरा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करिए, तो आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल सा बन रहा है S1 S करके, और ये वर्टेक्स ऑफ द बायप्रिज्म का। ठीक है, और ये जो एंगल है दैट इज द डेल्टा। सो tan डेल्टा इज इक्वल टू हाफ हाफ, नहीं S1 से S की दूरी ना, तो S1 से S की दूरी कितनी हो जाएगी, A/2 अपॉन B। अब यहाँ पर कुछ लोग को सवाल करना चाहिए, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो दिमाग में जरूर आया होगा कि सर ये B तो नहीं होगा, B तो यहाँ से लेकर बेस ऑफ द बायप्रिज्म तक होगा। ठीक बात है, सही कह रहे हैं, वहां तक होना चाहिए। एक्चुअली बायप्रिज्म मैंने अभी बताया था आपको बहुत थिन सा होता है, बहुत पतला होता है, तो उसकी जो मोटाई है उसको हम 1 मिनट के लिए नेग्लेक्ट सा कर रहे हैं। ठीक है,
और मोटाई मैंने किसके कंपेरिजन में कैलकुलेट कर रहे हैं, सोर्स से स्क्रीन के बीच की दूरी। मान लीजिए सोर्स से स्क्रीन की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर जैसी हो, ठीक है, और बाइप्रिंट की मोटाई 1 mm हो, तो 1 mm 10 सेंटीमीटर का आगे आप नेगलेक्ट कर ही सकते हैं, आप 9.9 मिलना चाहे तो भाई 9.9 ले लीजिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज बी एंड दिस इज a/2, तो 10 डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 by b, ठीक। क्योंकि एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल क्यों स्मॉल, क्यों जानते हैं कि s1 s के बहुत करीब होता है तो डेल्टा बहुत स्मॉल होगा। एंगल इज वेरी स्मॉल, सो 10 डेल्टा को हम डेल्टा भी कह सकते हैं, ठीक। सो जरा सा यहाँ पर डेल्टा रखकर रीअरेंजमेंट करिए तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2b डेल्टा, करेक्ट। और डेल्टा की हमने अभी वैल्यू निकाली थी n-1 अल्फा। सो अब आप क्या करें, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, a इक्वल टू 2b n-1 अल्फा, ठीक। फॉर्मूला बन गया। a हमें प्राप्त करना है, b ऑप्टिकल बेंच पे हम मेजर कर सकते हैं, सोर्स और बाइप्रिंट के बीच की क्या दूरी, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है तो b की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बाइप्रिंट आमतौर पर ग्लास का होता है 1.5 रख दिया हमने। अल्फा हाफ डिग्री, क्या हाफ रख दे, नहीं, यहीं पर जरा कैच है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ हाफ डिग्री नहीं लिखते, ये रेडियन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी एंगल है इसको आपको रेडियन में लिखना पड़ेगा। एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आप अपने दिमाग जरा लगाइएगा, आपका पढ़ा हुआ है, मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ना, हर छोटी छोटी चीज बताना अच्छा नहीं लग रहा, करके देखिएगा। एक मैं आपको ऐसे ही एक न्यूमेरिकल मान लीजिए आपको मैं देता हूँ, कंसीडर अल्फा इक्वल टू हाफ डिग्री कन्वर्टेड इनटू रेडियन, n इज 1.5, b इज 10 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू क्या आएगी। चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए और आप पोस्ट कर दीजिएगा अपने गूगल क्लासरूम पे, सर ये वैल्यू है, ठीक है। ओके, जरा ध्यान दीजिएगा, ये फिगर 4 है ना, तो ये फिगर आपको ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने फ्रेस्नेल बाइप्रिंट के बारे में डिस्कशन किया, और आई होप कि फ्रेस्नेल, हाँ किसी ने देखिए लिख दिया π/360 या π/180, बेटा जरा इसको चेक करो, आप सब मैथ्स वाले हो, हमसे बेटर जानते हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेस्नेल बाइप्रिंट के बारे में डिस्कशन यहीं पे मैं रोक रहा हूँ, एक काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो क्या है, आपको एक बुक्स में आप कंसिडर कीजिएगा, एक प्रॉब्लम कई बार पूछी जाती है और उसका डेरिवेशन में पूछा जाता है कि जो बाइप्रिज्म की जो दो बीम्स जा रही हैं, अगर किसी एक बीम के आगे कोई एक ट्रांसपेरेंट शीट रख दे, जैसे माइका ट्रांसपेरेंट शीट रख दे, उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, मान लीजिए कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो क्या उस माइका का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है। जवाब है बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे, तो मैं थोड़ा थ्योरी आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, है ना। सो चैट पे काफी डिस्कशन स्टार्ट हो गया है, अच्छी बात है, देख के अच्छा लग रहा है कि आप लोग कर रहे हैं। चलिए हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले आज की क्लास ओवर कर लिया। क्या होता है कि जब भी आप माइका इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी एक बीम, अपर बीम या लोअर बीम के, तो जो फ्रिंज का जो पैटर्न बना होता है, वो फ्रिंज का पैटर्न, अगर आपने ऊपर वाले बीम के आगे माइका सब रखा है तो फ्रिंजेस ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएंगी, और नीचे वाली बीम के सामने अगर आपने माइका बीम रखा है तो फ्रिंज जो बन रही है, फ्रिंज पैटर्न, वो नीचे की ओर खसक जाएंगे, जिस साइड में रखेंगे माइका उस साइड में आपकी खसक जाएंगे, लैटरल शिफ्ट जिसे कहते हैं, लैटरली शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये ऊपर वाली बीम, नीचे वाले बीम जो कल नहीं थे उनको फिर से याद दिला दूं, जो अपर सरफेस ऑफ बाइप्रिज्म से जाती है बीम उसको कहते हैं ऊपर वाली बीम, है ना, अपर बीम, और जो लोअर सरफेस ऑफ द बाइप्रिज्म से जाती है उसको लोअर बीम कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कहने का मतलब, तो ये शिफ्ट कर जाती है, तो कितनी शिफ्ट हुई ये तो मेजर कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने टेलीस्कोप लगा रखा है, टेलीस्कोप का स्केल लगा हुआ है, तो पहले जब माइका नहीं रखा तब मान लीजिए सेंट्रल जो फ्रिंज है वो कहाँ थी, हमने पोजीशन नोट कर ली, माइका रखा वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगी, हमने मेजर कर लिया, ठीक है। तो ये शिफ्ट हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम शिफ्ट मेजर कर लें, लैम्डा हमें पता हो, ए पता हो, डी पता हो, सो हम माइका का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको अपनी बुक्स की मदद से सॉल्व करनी है।
ये आज का आपके लिए असाइनमेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको सीरियसली लीजिएगा। मैं अगर आज आपको नहीं बता रहा इसका मतलब ये नहीं कि सीरियस आपको ना, कुछ आपके लिए भी मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। ये बेस है, आपको याद होगा हमने बताया था कि कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करने के देयर आर टू मेथड्स, है ना, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का था। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और ये मैं पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूं, जब भी मैं कहूं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, आपको सुनाई पड़ना चाहिए डिवीजन ऑफ इंटेंसिटी, तो आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि सर एम्पलीट्यूड क्या जरूर है, लेकिन यहाँ पे क्या डिवाइड होने जा रहा है, इंटेंसिटी डिवाइड होने जा रही है। ठीक है, सो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड को समझने के लिए एक ये छोटा सा एक थ्योरेटिकल बैकिंग है, ये समझना जरूरी है कि एक थिन फिल्म है। थिन फिल्म का मतलब यहाँ पर ऑफ द ऑर्डर ऑफ उसकी मोटाई का जो ऑर्डर है वो जो लाइट सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसके वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, है ना। लाइट सोर्स जो इस्तेमाल करेंगे विजुअल, उसका जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर होता है, तो इतनी थिकनेस का। तो कोई एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए सोप बबल, ये एग्जांपल हो सकता है, या मान लीजिए कहीं पानी गिरा हो उसके ऊपर एक ड्रॉप आपने कोई ऑयल गिरा दिया, तो एक ऑयल की एक लेयर पतली सी बन जाएगी, उसकी मोटाई इसके ऑर्डर पे हो सकती है। तो इसकी डिस्कशन आज कर रहे हैं इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। ठीक है, और डिस्कशन में जो लाइट इस पे इंसिडेंट होगी वो ऑब्लिक इंसिडेंस होगी, नॉर्मल नहीं। अभी आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में एक प्रैक्टिकल में डिस्कशन किया था। ओके, सो दिस इज फिगर, ये फिगर आपको बनानी है, साथ फिगर नंबर पे लिखा नहीं है, पर इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म मैं मिस कर गया लिखना, लेकिन आपको ये बनानी है। ये फिगर नंबर कुछ है 5 या 6 कुछ होगा, आप देख लीजिएगा, इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। तो देखिए एक थिन फिल्म है जिसको हमने येलो कलर से दिखाया, ये दिखाने के लिए कि इस थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके सरफेस के ऊपर और सरफेस के नीचे के तुलना में अलग है। एक पॉइंट मान लें सरफेस के ऊपर एयर है, सरफेस के नीचे जो थिन फिल्म के नीचे भी एयर है, और ये जो थिन फिल्म है ये जिस भी चीज का हो, सोप बबल हो, चाहे ऑयल फिल्म हो, चाहे कुछ और भी क्यों ना, ट्रांसपेरेंट शीट हो, कोई बहुत थिन सी पॉलिथीन जैसे कहते हैं इस तरह का कुछ हो, सो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। और इस पर एक पॉइंट है B जिस पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है AB, और ये नॉर्मल से एंगल बना रही है थीटा। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाना चाहिए, क्यों सर एक रे क्यों? क्योंकि लाइट तो पूरी बीम पड़ती है ना, और डिफरेंट एंगल पे पड़ती है, कोई एक ही एंगल पे थोड़ी पड़ेगी। देखो सही बात है, बीम पड़ेगी, बीम में बहुत सारे रेज होंगे, और वो रेज डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर इंसिडेंट करेंगे किसी थिन फिल्म के ऊपर। लेकिन समझने के लिए हम किसी एक से शुरुआत करते हैं, सिंगल एक आइसोलेटेड रे करके इसको शुरू करते हैं, और फिर हम एक्सट्रापोलेट करते हैं कि नहीं अगर पूरी बीम हो, कई सारी रे हो, तब क्या होगा। ठीक है, तो अभी सिंप्लीफिकेशन ऑफ द होल टॉपिक, a thin film of uniform thickness of refractive index n, थिकनेस भी बात कर लें, इसकी थिकनेस है d थिकनेस की थिन फिल्म, और d बहुत d इज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लैम्डा के ऑर्डर का है। ओके, सो इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ए बी रेड कलर से दिखाया गया है, और जिस जगह पर इंसिडेंट हो रही है वहां पे एक नॉर्मल ड्रा किया गया है, आप देख रहे होंगे एक्स करके एक नॉर्मल ड्रा किया गया है, डॉटेड लाइन ब्लू कलर से दिख रही होगी, और जिस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, थीटा। ऑब्वियसली एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी थिन फिल्म में अगर एंटर करेगी, सो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी उसको हमने ग्रीन कलर से बनाया है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको लिखा है थीटा प्राइम। ठीक है, तो ये फिगर बनाइएगा, ये नोटेशन इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि नोट्स में यही इस्तेमाल किया गया, थीटा प्राइम। ओके, सो अब ये बीम ग्रीन कलर की आप देख रहे होंगे ये जा रही है। ओके, और अब ये लोअर सरफेस ऑफ द थिन फिल्म पे पहुंच गई, यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये आपको दिख रहा होगा एन करके इसका नाम है, ये लाइन जा रही है ब्लू कलर की डॉटेड लाइन। ये थिन फिल्म के लोअर सरफेस पे ये बीम, कौन सी बीम, रिफ्रैक्टेड बीम BD, डी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, और उसके बाद वो बाहर की ओर ट्रांसमिट कर जाती है। यानी हम यहाँ पर 4 तरह की बीम की बात करेंगे, इंसिडेंट बीम AB अभी तक हमने बात की है, रिफ्रैक्टेड बीम BD अभी तक बात की है, और ट्रांसमिटेड बीम DI। ठीक है, अभी एक बीम बच गई है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो जो ट्रांसमिटेड बीम होगी
वो नॉर्मल से वही एंगल बनाएगी जो कि इंसिडेंट बीम बनाएगी। इतना आपको मालूम है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपका पढ़ा हुआ है। थीटा एंगल पर बाहर आ जाएगी डी आई बाहर, करेक्ट। लेकिन केवल बीम रिफ्रैक्ट होकर ट्रांसमिट ही नहीं होगी, इस बीम, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बीम है, इस बीम का एक पोर्शन रिफ्लेक्ट भी होगा। ये जो बीजी जा रही है जिसको येलो कलर से दिखाती है, यही चौथा पार्ट है, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्शन होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप जानते हैं, सेम एंगल, नॉर्मल से एंगल कितना बनाएगा, थीटा, ठीक। तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं कि BG इज द रिफ्लेक्टेड बीम एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये जो BD है, रिफ्लेक्टेड बीम, इस पॉइंट से ट्रांसमिट हो रही है, डी से ट्रांसमिट हो रही है DI की तरफ, लेकिन केवल ट्रांसमिट नहीं होगी बल्कि इस जगह पे रिफ्लेक्ट भी होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। और किस एंगल पर, थीटा प्राइम, तो थीटा प्राइम, क्योंकि जब अगर एंगल JBD, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, ये थीटा प्राइम है, सो BDN भी थीटा प्राइम होगा, है ना। यानी ये BD का एंगल ऑफ इंसिडेंस भी थीटा प्राइम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस BD का, है ना, AB की बात नहीं हो रही है, BD थीटा प्राइम। सो इसका जो रिफ्लेक्टेड बीम होगा DF, ये भी थीटा प्राइम होगा, तो ये रिफ्लेक्ट होकर गई DF, ठीक। F पे पहुंचने के बाद क्या होगा, F पर ये बीम फिर से दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा FE एट एंगल ऑफ थीटा प्राइम, यहाँ लिखा नहीं गया है, थोड़ा अब तो समझे रहे होंगे कि जो ग्रीन कलर के जितने भी एरोज बनाए हैं हमने, ये सब के सब थीटा प्राइम पर इंक्लाइन हो गए नॉर्मल से, ठीक है। और एक पोर्शन आपका ट्रांसमिट होगा, देखिए कलर एक ही है, ऑरेंज, ऊपर वाले को रिफ्लेक्टेड बोला, BG को रिफ्लेक्टेड बोला, FL को क्या बोल रहे हैं, ट्रांसमिटेड। जब लिखा जाता है तो यही सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा, FL इज अ ट्रांसमिटेड, बट एंगल वही रहेगा, थीटा, जितना कि BG का है नॉर्मल से, एंगल वही रहेगा थीटा, है ना। ये जो FL है नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी थीटा, इट मींस कि BG और FL पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो FE आई, ये FE भी E पर पहुंचने के बाद एक पोर्शन रिफ्लेक्ट और एक पोर्शन जो है वो ट्रांसमिट हो गया EH। ये जो EH है, ये थीटा एंगल पर ही ट्रांसमिट होगा, इसका मतलब EH और DI एक दूसरे के पैरेलल हो, BG और FL एक दूसरे का पैरेलल हो, ठीक। अब ये E से जो बीम एक रिफ्लेक्ट हुई, इस एरो को मैंने पूरा नहीं बनाया है जानबूझकर, कि आप इसी तरीके से आगे मामला बढ़ाते जाएंगे तो आपको दोनों तरफ, यानी जिधर की ओर ऑरेंज कलर के एरोज बनाए गए हैं, रेज बनाए गए हैं, उस तरफ भी आपको पैरेलल रेज मिलते जाएंगे, और जिधर ये रेड कलर के यानी DI और EH बनाए गए, इधर भी इसी के पैरेलल आपको रेज मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रेड कलर के आपने जो रेज बनाए, इनको हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड रेज, ठीक, ट्रांसमिटेड पैरेलल रेज, दो दिखाए गए हैं, होंगे बहुत सारे एट एंगल ऑफ थीटा। और ये जो ऑरेंज कलर से बनाए गए हैं BG और FL, इनको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, एट एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। और अब हमें पढ़ना क्या है, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म इन रिफ्लेक्टेड पोर्शन एंड इन ट्रांसमिटेड पोर्शन, ठीक है। तो ये जो रेज होगी, मान ली पहली रे है BG, दूसरी रे है FL, है ना, या नीचे वाले की बात करें DI और EH, इनके बीच में एक पाथ का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बीम अलग अलग रास्ता तय करके आएंगे, तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा उसको हम डेल्टा, कैपिटल डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्राइंगुलर जिसे बनाते हैं आप, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कैपिटल डेल्टा की वैल्यू साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, 2ND cos थीटा प्राइम के बराबर आएगा बाय डेरिवेशन। मैं डेरिवेशन वाला पोर्शन स्किप करूंगा, नोट्स में डेरिवेशन दिया हुआ आप वहां पे देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव डिस्कस ओवर हियर, ठीक है। मैं जरा परिचय दे दूं और फिर पार्ट डिफरेंस जरा दिखा भी देता हूं आपको, टाइम का यूटिलाइजेशन करूं क्योंकि आज आपको सवाल जवाब भी मुझे करने हैं। 2ND cos थीटा में n आप समझ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थिन फिल्म, d इज द थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म, एंड थीटा प्राइम इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अक्सर आप यही मिस्टेक कर जाते हैं
क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल में क्या देते हैं वो देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। वो एंगल ऑफ इंसिडेंट देंगे आपको कि एक लाइट रे जो है वो एक थिन फिल्म में इंसिडेंट हो रही है एट एंगल 30 डिग्री। मान लीजिए आपने एंगल लिया 30 डिग्री और आपने निकालना शुरू कर दिया। नहीं, स्नेल्स लॉ लगाइए, स्नेल्स लॉ तो आपको याद होगा। स्नेल्स लॉ लगाइए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालिए पहले, और वो थीटा प्राइम यहाँ पर पाथ डिफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यही मिस्टेक हो जाती है न्यूमेरिकल के अंदर। अब हम बात करते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है? देखिए एक बीम ए बी आ रही है, सॉरी एक रे ए बी आ रही है, ठीक है, और दो हिस्सों में बढ़ जा रही है। इसकी इंटेंसिटी दो हिस्सों में बढ़ जा रही है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, दो हिस्सों में इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी का एक हिस्सा पीजी रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है बीडी, जो डी से रिफ्लेक्ट होकर एफ पर पहुंचता है और फिर एफ से ट्रांसमिट होता है एल। ठीक है, तो यानी कि बी के बाद, वैसे तो बीम का पूरी की पूरी बीम 100% बीम ए से लेकर बी तक साथ साथ थी, तो बीम का एक पोर्शन, जैसे मान लीजिए कि मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं कि 40% रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, 60% ट्रांसमिट हो जा रहा है। एक आपको समझाने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूं। तो 40% बीजी की तरफ चला गया, 60% बीडी की तरफ चला गया। यहां पहुंचने के बाद डी पे पहुंचने के बाद आप जानते हैं कि 60 का 60% कितना होगा? 36। तो 36 डीआई की तरफ चला गया और बचा कितना? 14%। तो 14% डीएफ की तरफ चला गया। अब एफ पे पहुंच के फिर 14 का 60% जो क्या होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो 14 का 60% निकाल लीजिएगा, मुझे तो नहीं याद आ रहा कितना होगा, 8.4% जैसा, वो एफ एल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो दो बातें ध्यान दीजिए, एक इंटेंसिटी बीजी की जितनी होगी एफ एल की उससे कम होगी, है ना। बीजी तो 40% आ गया था, एफ एल कितना है? 8.4, और आगे इसके पैरेलल रेस होगी तो और वीक होगी और वीक होगी और वीक होती जाएगी। एक तो इंटेंसिटी रिड्यूसिंग है। दूसरी बात, बीजी ने जो पाथ ट्रेवल किया, क्या कैसे किया? ए से लेकर बी तक तो साथ ही थे, ये बी से जी तक गया, और ये दूसरा वाला वो बी से डी आया, डी से एफ गया और एफ से एल गया। तो ये बीम ने ज्यादा लंबा रास्ता तय किया। इस वजह से बीजी और एफएल के बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। वो कितना होगा हम आगे अभी बात करते हैं। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस ही हमें निकालना, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। यही बात डीआई और एफ ई एच के लिए कह सकते हैं। कैसे? ए से बी तक साथ साथ आए, चलिए कुछ पोर्शन बीजी में चला गया, कोई बात नहीं, फिर बी से डी तक आया, यहां तक ठीक, फिर डी से आई की तरफ गया एक बीम, और जो डी से रिफ्लेक्ट हुआ एफ की तरफ गया, फिर एफ से ई आया और फिर ई से एच गया। तो देखिए ये जो डी आई है इसकी तुलना में ई एच ने इतना पास ज्यादा ट्रेवल किया। कितना पास ज्यादा ट्रेवल किया? डी एफ फिर एफ ई। ठीक, जब तक वो डी एफ और एफ ई ट्रेवल किया तब तक ये जो डी आई बीम है डी से खसक कर आई तक आ चुकी। ठीक है, सो इसी को हम आगे चलकर डिराइव करते हैं। ओके, देखिए पहले डिस्कशन हो रहा है रिफ्लेक्टेड पोर्शन वाला, रिफ्लेक्टेड वाला। देखिए एडिशनल पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू एन बी डी प्लस डी एफ माइनस बी सी। ये कैसे आ गया? जरा सा एक बार पीछे देखते हैं। देखिए आप याद रखिएगा, एन बी डी प्लस डी एफ माइनस बी सी। देखिए बी डी क्या है? बी डी प्लस डी एफ, ये इसमें अतिरिक्त चला ना, बी डी प्लस डी एफ। लेकिन ऑप्टिक्स में पाथ से केवल पाथ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। पाथ और ऑप्टिकल पाथ में क्या अंतर होता है? मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और ए से बी के बीच की दूरी मान लीजिए एक्स है। एक मिनट के लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पाथ कितना कहलाएगा? एक्स कहलाएगा। और ऑप्टिकल पाथ कितना कहलाएगा? एन एक्स कहलाएगा। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर एयर के अंदर कहेंगे तो एयर या वैक्यूम में एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ऑप्टिकल पाथ और पाथ इक्वल हो जाएगा, एक्स और एन एक्स। एन इक्वल टू 1 रख देंगे तो एक्स इक्वल टू एन एक्स बराबर हो जाएगा। लेकिन वही वाटर के अंदर एन की वैल्यू कुछ और होगी, ग्लास के अंदर एन की वैल्यू कुछ और होगी। सो पाथ और ऑप्टिकल पाथ में यही एक अंतर है। सो ये जो सेकंड बीम है जो बीडी और डीएफ के बीच में जा रही है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वाले थिन फिल्म से होकर जा रही है, इसलिए इसका पाथ लिख रहे हैं एन इंटू इन ब्रैकेट बी डी प्लस डी एफ। ठीक,
और ये जो ऊपर वाली बीम है बीजी, ये जो ट्रेवल कर रही है वो एयर में ट्रेवल कर रही है, जिसका पाथ डिफरेंस सॉरी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो उसके लिए क्या लिखा BC। तो ये तो पाथ हो गया BC और इसका पाथ हो गया BD प्लस DF इंटू N। N क्यों आया, क्योंकि हमने बताया था ऑप्टिकल पाथ हमें लिखना है। सो ये दोनों चीज अगर आप कंसीडर करें तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस है ना, पाथ है NBD प्लस DF एक का, सेकंड बीम का, और फर्स्ट बीम का कितना है BC। एक्चुअली BC नहीं है, ये 1 इंटू BC है। 1 इंटू BC, 1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। ओके, और टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से हम फिनिश कर दें, आज भी लगता है क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएगा। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा कहलाता है, दैट इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ठीक है, और इसी को डिराइव करेंगे आगे चल के, आप नोट्स में देखिएगा तो हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 2ND cos थीटा प्राइम, और इसको कहते हैं, इसको एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं कोसाइन लॉ, दिस इज नोन एज कोसाइन लॉ। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अब हम कल के लेक्चर सॉरी नेक्स्ट वेडनेसडे के लेक्चर में करेंगे। मैं अपना प्रेजेंटेशन आज ही समाप्त करता हूँ, यहीं पर आज का प्रेजेंटेशन यही समाप्त करता हूँ। अब अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखकर सवाल पूछ सकते हैं। About the intensity inside the slab during the propagation into the slab, it will remain uniform intensity, लेकिन जैसे ही किसी सरफेस पे आके वो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट होने की कोशिश करेगा, इंटेंसिटी दो हिस्सों में बटेगी। इंटेंसिटी कब बढ़ती है, जब किसी सरफेस पे कोई चीज रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट दोनों हो रही हो एक साथ। तो जहां जहां भी आपको लग रहा हो कि बीम दो हिस्सों में बटी, कहीं पे रेड दिख रहा है, कहीं पर ग्रीन दिख रहा है, मैं इस फिगर पे वापस आ जाता हूँ सर। तो देखिए जैसे पॉइंट डी पर ट्रांसमिट भी हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ई पर देखिए दोनों हो रहा है, बी पर दोनों हो रहा है, एफ पर दोनों हो रहा है, वहां इंटेंसिटी बढ़ेगी। ड्यूरिंग ट्रेवल बी से डी की तरफ जाने के दौरान इंटेंसिटी में थ्योरेटिकली अंतर नहीं आएगा, वैसे प्रैक्टिकली अंतर आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फिल्म जो है एब्जॉर्ब कर लेती है इंटेंसिटी को, लेकिन एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्या रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिशन को कंसिडर